अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जिसका टाइटल है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इस सेक्शन में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि एक टैक्स पेयर का टैक्स ईयर में जो टैक्सेबल इनकम बनती है, उस टैक्सेबल पर जो उसने टैक्स इनकम टैक्स यानी कि पे करना होता है, वो कितना टैक्स उसने पे करना होता है, उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली यही इसी चीज़ के हवाले से फार्मूला जो है सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 स्टेट दैट सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर at the rate or a rate specified in Division 1 or 2 of Part 1 of the first schedule as the case may be on every person who has taxable income for the year। तो सबसेक्शन 1 सिंपली यही कह रहा है कि जब एक टैक्स पेयर की यानी किसी भी पर्सन की किसी टैक्स ईयर के अंदर कोई टैक्सेबल इनकम है, तो उस टैक्सेबल इनकम पर उससे इनकम टैक्स लिया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स कितना लिया जाएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा उसकी टैक्सेबल इनकम पर, जो उसका जो रेट अप्लाई किया जाएगा, जो इस ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 1 और 2 में जो रेट बताया गया है, वो रेट इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उससे उसकी टैक्सेबल इनकम पर इनकम टैक्स ले लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप जैसे कि सैलरी पर्सन के लिए टैक्स ईयर 2025 के अंदर 6 लाख तक इनकम एग्ज़ैम्प्ट थी उसकी। 6 लाख तक सैलरी पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन आगे 6 से जितनी भी इनकम थी उस पे 5% टैक्स था। अब चूँकि हम 2026 के टैक्स ईयर के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं, तो अभी 6 लाख तक तो एग्ज़ैम्प्ट ही है सैलरी तक की आपकी इनकम, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा आगे तक 1% जो है वो इनकम टैक्स की डिडक्शन है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर किसी पर्सन की 6 लाख से ज़्यादा सैलरी है अ, टैक्स ईयर के अंदर 2025 का रेट ही लगा लेते हैं कि वो 2025 की रिटर्न जमा कर रहा है, क्योंकि 2026 की तो अभी तक ऑफ़िशियली जो वेबसाइट है उस पे अवेलेबल नहीं है। तो अभी भी अगर कोई बंदा 2025 की रिटर्न जमा करने लगा है अपनी, और 6 लाख तक उसकी सैलरी, 6 से ज़्यादा 7 लाख है, 6 लाख तक तो उसकी एग्ज़ैम्प्ट है। तो 7 लाख तक उसकी सैलरी है, तो 7 लाख की अमाउंट पर रेलेवेंट रेट जो टैक्स का है, यानी कि 5% उस 1 लाख के ऊपर अप्लाई करने के बाद जितना टैक्स उससे इनकम टैक्स बनेगा, उतना बेसिकली उस पर इसकी टैक्सेबल इनकम, जो सैलरी इनकम है, उस पर से इस पे टैक्स ले लिया जाएगा। सो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। तो वो कहता है कि इनकम टैक्स पेएबल बाय अ टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर shall be computed by applying the rate of tax applicable to the taxpayer under this ordinance to the taxable income of the tax year for the year, and from resulting amount shall be subtracted any tax credit allowed to the taxpayer for the year। So सबसेक्शन 1 में तो सिंपल सी उन्होंने एक रूल बताया था कि जब भी किसी बंदे की टैक्स ईयर के अंदर टैक्सेबल इनकम होगी, उस टैक्सेबल इनकम पर उससे ये जो रेट स्पेसिफाई किए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 2 और 3 के अंदर, उस रेट को अप्लाई करके आपने उससे इनकम टैक्स लेना है। वहाँ सिर्फ़ इतना बताया गया था कि हर बंदे ने अपनी टैक्सेबल इनकम पर, जो भी उसे टैक्स ईयर में हुई है, उस पर इनकम टैक्स देना है रेलेवेंट रेट अप्लाई करने के बाद। अब सबसेक्शन 2 में बेसिकली बताया जा रहा है कि वो ठीक है, वहाँ तो ये बताया गया था कि उसे इनकम टैक्स पे करना है अपनी टैक्सेबल इनकम पर, लेकिन आया कितना इनकम टैक्स पे करना है, वो सबसेक्शन 2 में बताया गया है। उसके उन्होंने बाकायदा फ़ॉर्मूला बता दिया है कि जब भी एक टैक्स ईयर के अंदर एक टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम होगी, उसकी टैक्सेबल इनकम पर जो रेलेवेंट टैक्स ईयर अप्लाई उसके साथ लगना होगा, वो अप्लाई करने के बाद हम लोग उसकी इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि इसके ऊपर कितनी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है। और लेट्स सपोज़ अगर उस बंदे ने कोई टैक्स क्रेडिट पे किया होगा, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी में से, यानी टैक्स पेएबल में से, उस टैक्स क्रेडिट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, वो बेसिकली उसकी एडमिटेड इनकम टैक्स होगा, उतना उसने टैक्स पे करना होगा। उतनी उसका टैक्स पेएबल होगा, उतनी उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी। इसको एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है। सो टैक्स क्रेडिट बेसिकली एक तरह का टैक्स इंसेंटिव होता है, एक तरह की फ़ॉर्म ऑफ रिडक्शन है, जहाँ पर टैक्स पेयर अपनी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी में से जो उतना उसका टैक्स पेएबल बन रहा है, उसमें से रिड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर उसकी टैक्स पेएबल लायबिलिटी 25,000 बनी है और 5,000 के उसने कोई टैक्स क्रेडिट पे किए हुए हैं, तो उस 25,000 में से डायरेक्ट उस 5,000 को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी, यानी कि 20,000, अब वो उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं, मिसाल के तौर पर वही, अगर एक पर्सन की सैलरी इनकम है जो कि 7 लाख है, 6 लाख तक तो एग्ज़ैम्प्ट है, और 6 लाख से आगे तक जो है 25 के टैक्स ईयर के लिहाज से जो फ़ॉर्मूला है वो 5% है। 6 लाख से अगर आप आपकी अबव हो जाए तो 5% है। तो 5% 1 लाख का जो आप निकालोगे, अगर आप फ़र्ज़ कर लो कि 1 लाख का 5% देखते हैं कि कितना बनता है।
ठीक है, 5000 बना है अभी। और फ़र्ज़ कर लें कि उसने टैक्स क्रेडिट पे इतना ही पे किया हुआ था। मतलब उसने कोई ज़कात, डोनेशन, कोई फ़ंड किया हुआ था, वो टैक्स क्रेडिट कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो चीज़ उसने पे की हुई थी, 5000 इसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी थी। इतना ही उसने टैक्स क्रेडिट पे किया हुआ था, वो उसमें से रिड्यूस हो जाएँगे, तो अब जो उसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, वो सिफ़र आएगी। अब उस बंदे ने कोई टैक्स नहीं पे करना। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब इसमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट बताया गया है कि आप किस ऑर्डर में अपना टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस कर सकते हो अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से। सो सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर अ टैक्स पेयर इज अलाउड मोर देन वन टैक्स क्रेडिट फॉर अ टैक्स ईयर द क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब अगर एक टैक्स ईयर में उस बंदे को, उस टैक्स पेयर को एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट की रिडक्शन अप्लाई क्लेम करने के लिए उसे अलाउ हो, तो वो किस ऑर्डर के अंदर उनकी रिडक्शन को क्लेम कर सकता है। सबसे पहले वो उसमें से फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करेगा, जो कि सेक्शन 103 में डिस्कस की गए हैं। फिर उसके बाद वो टैक्स क्रेडिट को उसमें से रिड्यूस कर सकता है अपनी टैक्स लायबिलिटी में से, जो कि पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 में बताए गए हैं, जो कि सेक्शन 61 से 65 जी तक हैं, जिसके अंदर ज़कात, चैरिटेबल डोनेशन फंड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट बताया गया है कि आपने सेक्शन 147, 168 के तहत अगर कोई टैक्स क्रेडिट पे किया हुआ है, जिसमें कि एडवांस टैक्स अगर आपने कोई पे किया हुआ है, तो वो उसकी डिडक्शन आ जाती है। यानी कि अगर आपने ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी फ़र्ज़ कर लें 25,000 बन रही है और आपने टोटल 10,000 रुपए के टैक्स क्रेडिट पे किए हुए हैं, जिसमें से 2,000 आपने फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट की मद किए हुए हैं, 7,000 आपने ये चैरिटी डोनेशन में पे किया हुआ है कुछ, और पीछे 1,000 रुपए बच गया ना, तो 1,000 जो है उसने पे किया होगा कोई एडवांस टैक्स में, उसमें से डिडक्शन हुई हुई है। तो अब इस टाइम वो टोटल 10,000 की टैक्स क्रेडिट क्लेम तो कर सकता है अपनी उस 25,000 में से 10 को क्लेम कर लेगा, तो 15,000 उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी। इसने 15,000 टैक्स पे करना होगा, लेकिन इसकी रिडक्शन जिस ऑर्डर के तहत वो इनको क्लेम करेगा वो ये होगा कि पहले उसने फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना है, फिर उसके बाद उसने ये चैरिटी डोनेशन वाली जो की है वो टैक्स क्रेडिट वो क्लेम करने, और फिर उसके बाद जो उसने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी रिडक्शन उसने क्लेम करनी है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कि सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ अ सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन मे बी सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्सेशन एज़ प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर और कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर डिवीजन 2 ऑफ पार्ट 5। यहाँ पे बेसिकली क्लास सबसेक्शन 4 में बताया जा रहा है कि जब आपकी कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होती हैं कुछ लाख लोगों की, जो कि सेपरेट टैक्सेशन क्राइटेरिया में आती हैं, यानी फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर आती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स की रिडक्शन कलेक्शन होती है वो भी सेपरेटली होगी, उनके ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी कि कितना पे करना है वो भी सेपरेटली होगा। इसको एग्जांपल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर वो कह रही सबसे पहले तो अभी तक जितना हम सेक्शन में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर जो इनकम का तज़किरा हो रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, वो नॉर्मल टैक्स रेजीम के अंदर आने वाली इनकम की बात हो रही है। सब सेक्शन 4 के अंदर जिस इनकम की बात हो रही है वो फाइनल टैक्स रेजीम में आनी है। मिसाल के तौर पर अगर एक सोर्स ऑफ इनकम आपका सैलरी है, उसके साथ आपने किसी कंपनी के अंदर कोई शेयर वगैरह भी परचेज़ किए हुए हैं, उस शेयर के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आता है वो डिविडेंड की सूरत में मिलता है। अब जो सैलरी की इनकम है उसके ऊपर अलग टैक्सेशन कैटेगरी में फ़ॉल करेगी नॉर्मल टैक्स रेजीम के अंदर। उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन आपने करनी है वो सब सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो क्राइटेरिया बताया गया है, उसी मुताबिक करनी है। मतलब जो रेलेवेंट रेट आपका फर्स्ट शेड्यूल के डिवीज़न ऑफ 2, 3 2 और डिवीज़न 1 और 2 के अंदर बताया हुआ है, उस रेट को अप्लाई करके उसने अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, और अगर उसने कोई टैक्स क्रेडिट पे किया होगा तो वो भी उसने रिड्यूस कर लेना है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी सोर्स से आपकी इनकम आ रही है जो कि फाइनल टैक्स रेजीम की कैटेगरी में आ रही है, जैसे कि डिविडेंड वाली, तो इसके ऊपर जो है वो उसका अलग रेट बताया गया है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न के अंदर, उस हिसाब से आपने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। और इसको जो है सैलरी वाली इनकम के साथ क्लब भी नहीं करना, क्योंकि उन दोनों की रेजीम डिफरेंट है, वो नॉर्मल टैक्स रेजीम में जाती है, फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर जाती है। जैसे कि डिविडेंड से मतलब जो सेक्शन डिस्कस किया गया है वो है सेक्शन 150, और उसके अंदर ये बताया दिया गया है कि इसके अंदर क्या अलग रेट है, उस पर जो उसका रेट बताया हुआ है उस हिसाब से आपने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है, और उसी हिसाब से हमें इस पर से टैक्स पे करना है। सो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब सबसेक्शन 5 कहता है कि इनकम रेफर इनटू इन सबसेक्शन 5 शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज़ प्रोवाइडेड टू फॉर अंडर दिस चैप्टर और पार्ट 5 ऑफ चैप्टर एज़ द केस में बी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन। सो बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं, बार-बार उन्होंने यही बात की है कि जो फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर जो इनकम आ रही है, जो कि सबसेक्शन 4 के अंदर बताई हुई है, जब आप लोगों ने इसकी इनकम की असेसमेंट करनी है, तो उसे नॉर्मल टैक्स रेजीम में आने वाली जो इनकम है, उसके साथ क्लब नहीं करना, और उसमें उसमें उस इनकम में इसको आपने पार्ट नहीं बनाना, यानी इन दोनों इनकम पर सेपरेट टैक्सेशन होगी, क्योंकि दोनों की सेपरेट रेजीम है।
जब आपने नॉर्मल टैक्स रेजिम वाली इनकम कोई कैलकुलेट करनी है तो उनको एक साइड पे रखना है, जैसे सैलरी, बिज़नेस, रेंटल वाली, उनको आपस में आप क्लब कर सकते हो। लेकिन जो ऐसी इन सोर्स से इनकम आ रही है जिन पर सेपरेट टैक्सेशन का क्राइटेरिया बताया है, जैसे कि डिविडेंड या प्रॉफिट ऑन डेब्ट वाली इनकम, तो उनको जो कि वो फाइनल टैक्स रेजिम में जा रही है, उनको आपने नॉर्मल टैक्स रेजिम वाली इनकम के साथ टैक्सेबल इनकम एक बंदे की कैलकुलेट करते हुए टैक्स ईयर में कैलकुलेट नहीं करना। सो इसको भी अगर एग्जांपल से समझें तो मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन की सैलरी इनकम जो है वो 3 लाख जा रही है, बिज़नेस इनकम उसकी 4 लाख जा रही है, दोनों इनकम नॉर्मल टैक्स रेजिम में आती हैं, तो इन दोनों को हम क्लब क्या करेंगे, सिस्टम खुद ही क्लब कर लेगा। वो 7 लाख आ जाएगा और 7 लाख पे 1 लाख के हिसाब से उसका टैक्स असेस कर देगा। इसी तरफ आपका जो है वो प्रॉफिट, आपका एक सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर हर साल जो कि वो सेविंग अकाउंट है, उसपे 151 के तहत प्रॉफिट ऑन डेब्ट आपके ऊपर आए बनेगा। तो उसका जितना आपका डेब्ट के ऊपर जो आपको प्रॉफ़िट आपको मिल रहा होगा, वो आपकी अलग टैक्स रेजिम के अंदर फाइनल टैक्स रेजिम में जाएगा, उसके ऊपर टैक्स का क्राइटेरिया भी अलग होगा। उस वाले प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट वाली इनकम को जो नॉर्मल टैक्स रेजिम वाली इनकम में जा रही है, क्योंकि वो प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट वाली इनकम फाइनल टैक्स रेजिम में जा रही है, फाइनल टैक्स रेजिम वाली इनकम को नॉर्मल टैक्स रेजिम वाली इनकम के साथ आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए ऐड नहीं करना। उन्हें फ़र्ज़ कर लें प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट उसको हो गया है 3 लाख का, तो मैंने जो हम लोगों ने उस 7 लाख में उस 3 लाख को ऐड करके 10 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं बनाना, बल्कि उस 7 लाख की इनकम के अंदर से 6 तो एग्ज़ेम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर जो टैक्स बनेगा आपका नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर, ज़ाहिर है बिज़नेस वाली साइड से आप पर 1 लाख ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो बिज़नेस वाली स्लैब है जो कि 15% है 25 के टैक्स ईयर में, तो वो उस पे आपका बन जाएगा टैक्स। और बल्कि आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि सैलरी वाली इनकम भी आपकी एग्ज़ेम्प्टेड है और उस पर तो टैक्स बना ही होगा। खैर अलबत्ता उसके अंदर इसको आपने कैलकुलेट नहीं करना, ऐड नहीं करना, कहने का मकसद ये है। और फाइनल टैक्स रेजिम वाली जो प्रॉफिट ऑन डेब्ट वाली इनकम है, उस पर जो आपका अलग टैक्स बना हुआ होगा, वो आपने उसके रेट के हिसाब से देना है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 6 की तरफ, जो कहता है कि वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड और पेड इन एडवांस, इट शैल एज़ द केस में बी सो डिडक्टेड, कलेक्टेड और पेड अकॉर्डिंगली। सो वो कहने हैं कि अगर तो इस ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविज़न के मुताबिक ये बताया गया है कि इनकम टैक्स आपसे पेमेंट के टाइम सोर्स पे ही उसकी कलेक्शन और डिडक्शन हो जाएगी, तो उसको फिर उसी तरह ही कैलकुलेट किया जाएगा। सो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो इसमें पोस्ट पेमेंट और प्री पेमेंट का भी तज़करा कर दिया गया है सेक्शन में, क्योंकि स्टार्ट के सेक्शन सब सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम बनेगी एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, उस टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स बनता होगा तो आपने तब पे करना है, यानी कि पोस्ट पेमेंट ऑफ द टैक्स हो रही है, बाद में आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो इनकम जनरेट होने के बाद। लेकिन लास्ट सब सेक्शन 6 के अंदर प्री पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का तज़करा कर दिया है कि आपकी अगर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस किसी जगह पर आपसे ये था कि आपको एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ही आपसे टैक्स ले लिया जाएगा, जैसे सेक्शन 149 कहता है कि एम्प्लॉयर ने सैलरी देने के टाइम ही उससे जितना उसका इनकम टैक्स बनता है सैलरी के ऊपर डिडक्ट कर लेना है। सेक्शन 155 भी जब आपको 15 लाख से रेंट ज़्यादा हो जाता है साल में, तो वो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बना देते हैं आपके टेनेंट को, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को पूरा रेंट नहीं पे करना होता, उसने जो रेलेवेंट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया है उस हिसाब से उसकी रेंटल इनकम में से टैक्स डिडक्ट करके उसको रेंट देना होता है। तो इसी तरह है कि वहाँ पर कुछ जैसे कि चैप्टर 12 की जो प्रोविज़न है इस ऑर्डिनेंस की, उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पर आपसे एडवांस टैक्स की डिडक्शन किया जाएगी, वो आप बेहतर है कि पढ़ लें एक दफ़ा। सो बेसिकली यही सारी बातें इस सेक्शन के अंदर बताई गई हैं। अब ये बहुत ज़्यादा मेसी और कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो इसको अब ज़रा हम समराइज़ कर लेते हैं ओवरऑल इस सेक्शन को कि सेक्शन के अंदर क्या बात की गई है। तो इस सेक्शन के अंदर सिंपल सी ये बात की गई है कि जब भी आपकी एक टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम बनेगी किसी टैक्स ईयर के अंदर, तो उस टैक्सेबल इनकम पर जो रेलेवेंट रेट अप्लाई हो रहा होगा, उस रेलेवेंट रेट को अप्लाई करने के बाद जो टैक्स उस पर से बनेगा, इनकम टैक्स उस पर से बनेगा, वो इनकम टैक्स उसने पे करना है, ये उस पर ऑब्लिगेशन है। और अगर तो इस ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न के मुताबिक ऐसा कह दिया गया है कि एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर नहीं बल्कि बिफोर द पेमेंट ही उससे टैक्स डिडक्ट किया जाना है किसी इस ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न के मुताबिक, जैसे सेक्शन 149 के तहत एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी देने के टाइम ही जितना उसकी सैलरी पर टैक्स बनता है उसने डिडक्ट करना है, तो वो फिर उसी तरह ही उससे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा उसी टाइम पर ही। लेक और अगर और इसके अलावा ये जो आपका टैक्स आपने पे करना है, वो कितना टैक्स पे करना है, वो इस तरह कैलकुलेट होगा। उसका कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि
टैक्स रेजिम में आपकी इनकम आ रही है, उस टैक्स रेजिम पर जो रेट बताया गया है, वो रेट अप्लाई करने के बाद जो टैक्स बनता है, उसमें से अगर आपने कोई टैक्स क्रेडिट पे किया हुआ है, उसको रिड्यूस करके जो टैक्स इनकम टैक्स बनेगा, टैक्स पेएबल, टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उतना टैक्स आपने पे करना होगा। और लेट्स सपोज़ अगर आपने एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट पे किए हुए हैं, तो उनकी रिडक्शन आप इस फॉलोइंग ऑर्डर में करोगे। यानी सबसे पहले आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करोगे, फिर उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो ये ज़कात, चैरिटी, डोनेशन वाले टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद आपने कोई एडवांस टैक्स में कोई पे किया होगा, यानी 147, 168 वाले टैक्स क्रेडिट, वो इस ऑर्डर से आप रिडक्शन करोगे। और उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम से सारी टैक्स पेएबल में से ये डिडक्शन निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगी, उतना आपका टैक्स बचेगा, वो आपने पे करना होगा। इसके अलावा इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर आपकी इनकम फाइनल टैक्स रेजीम में आती है, नॉर्मल टैक्स रेजीम में नहीं आती, तो आपने जब टैक्सेबल इनकम अपनी कैलकुलेट करनी है, तो आपने इन दोनों इनकम को, क्योंकि डिफरेंट रेजीम से आती हैं, इनको आपस में मर्ज नहीं करना, क्लब नहीं करना। उसके ऊपर जो टैक्स बनता है नॉर्मल टैक्स रेजीम वाली इनकम पर, वो आपने अलग से पे करना है उसके रेलेवेंट टैक्स रेट के स्लैब के हिसाब से, और जो फाइनल टैक्स रेजीम में जो आपकी इनकम आ रही है, उस पर जो रेलेवेंट स्लैब के लिहाज से टैक्स बनता है, वो आपने अलग पे करना है। इन दोनों इनकम को आपने आपस में क्लब नहीं करना, ये बताया गया है। सो आई होप ये सारा सेक्शन आप सबको समझ आ गया होगा।